हेलो एवरीवन, वेलकम टू नीट पे जीत सीरीज एट लर्न हब। मैं हूं अद्रिज और मेरे साथ आप पढ़ रहे हो फिजिक्स फॉर नीट ओनली एट learnhub.com, जहां पे आपको मिलते हैं फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स के सारे लेक्चर्स, सारे वीडियोस बिल्कुल फ्री। तो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं वेव ऑप्टिक्स चैप्टर से नीट के एग्जाम में पूछे गए कुछ क्वेश्चंस को प्रीवियस ईयर में। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को, और इस वीडियो के एंड तक आपको ये समझ में आ जाएगा कि किस तरह का पैटर्न रहता है नीट में इस चैप्टर से रिलेटेड, किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 पूछा गया है 23 के एग्जाम में नीट के। क्या कह रहा है क्वेश्चन, एक बार समझ लेते हैं। 2 स्टेटमेंट दी गई है और स्टेटमेंट के बेस 4 ऑप्शंस है। ठीक है, स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन है। ठीक है, फॉर यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट 2 स्टेटमेंट्स आर गिवन। पहला स्टेटमेंट क्या कह रहा है, इफ स्क्रीन इज मूव्ड अवे फ्रॉम द प्लेन स्लिट्स एंगुलर सेपरेशन ऑफ द फ्रिंजेस रिमेन कांस्टेंट। ठीक है, स्टेटमेंट 2 देखते हैं। इफ मोनोक्रोमैटिक सोर्स इज रिप्लेस्ड बाय अनदर मोनोक्रोमैटिक सोर्स of larger wavelength, the angular separation of fringes decreases। देखो, एंगुलर सेपरेशन की बात कर रहा है फ्रिंजेस के बीच का। क्या होता है एंगुलर सेपरेशन? दैट इज थीटा। थीटा को कैसे लिखते हैं? लैम्डा बाय स्मॉल डी। ठीक है, लैम्डा बाय स्मॉल डी ये होती है। अच्छा, ये स्मॉल डी क्या होती है? ये फ्रिंज जो बना हुआ है या फिर जो स्लिट बनी है, यंग्स का जो डबल स्लिट बना है, ये वाली डिस्टेंस जो है वो स्मॉल डी है। ठीक है, ये वाली जो डिस्टेंस है वो स्मॉल डी है। ठीक है, अब अगर स्क्रीन को मूव कर दिया जाए, दैट इज कैपिटल डी को मूव कर दिया जाए, तो फ्रिंज में, एंगुलर फ्रिंज विड्थ में कोई असर आएगा? राइट, क्या लिखा है ये? एंगुलर सेपरेशन ऑफ द फ्रिंजेस, एंगुलर सेपरेशन में कोई असर आएगा, अंतर आएगा? नहीं आएगा, क्योंकि ये कैपिटल डी पे डिपेंड नहीं करता है। तो कैपिटल डी को चेंज करो या ना करो, ये स्टेटमेंट हमारा करेक्ट हो रहा है। मतलब एंगुलर फ्रिंजेस जो रहेगा, सेपरेशन ऑफ एंगुलर फ्रिंजेस, दैट इज कांस्टेंट। दूसरी बात ये आती है कि इफ द मोनोक्रोमैटिक सोर्स इज रिप्लेस्ड बाय अनदर मोनोक्रोमैटिक सोर्स, एक मोनोक्रोमैटिक सोर्स की वेवलेंथ सपोज करते हैं लैम्डा 1 है, फिर इसको रिप्लेस किया गया दूसरे मोनोक्रोमैटिक सोर्स जिसकी वेवलेंथ है लैम्डा 2। ठीक है, तभी तो ये 2 सोर्स हो रहे हैं। तो वेवलेंथ में चेंज हो रहा है तो फ्रिंज विड्थ क्या होगी? डिपेंड करेगा, डायरेक्टली डिपेंड करेगा। ठीक है, अब डिक्रीजेस होगा या इंक्रीजेस होगा, ये कैसे पता चलेगा? अगर वेवलेंथ बढ़ता है तो एंगुलर सेपरेशन जो है वो इंक्रीज होगा, और वेवलेंथ घटता है तो एंगुलर सेपरेशन जो है वो डिक्रीज होगा, क्योंकि डायरेक्टली डिपेंडेंट है। तो स्टेटमेंट 2 में हमारा क्या लिखा है? मोनोक्रोमैटिक सोर्स इज रिप्लेस्ड बाय अनदर मोनोक्रोमैटिक सोर्स ऑफ लार्जर वेवलेंथ, तो एंगुलर सेपरेशन decreases, so this is wrong because it is directly dependent। अगर larger wavelength है तो एंगुलर सेपरेशन इंक्रीज हो जाएगा। सो ऑफ स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट बट 2 इज फॉल्स। देखो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो रहा है? बोथ स्टेटमेंट नहीं, स्टेटमेंट 1 इज ट्रू बट स्टेटमेंट 2 इज फॉल्स। दिस ऑप्शन 2 इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, समझ में आ रही है बात? क्वेश्चन नंबर 2 नीट 23 का ही क्वेश्चन है। इफ द स्क्रीन इज मूव्ड अवे फ्रॉम द प्लेन ऑफ द स्लिट्स इन द यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, linear separation of the fringes decreases, angular separation of the fringes increases, angular separation of the fringes decreases and linear separation of the fringes increases। तो पिछले वाले में क्वेश्चन में ही हमने देखा कि एंगुलर सेपरेशन जो है वो किसी पे डी पे डिपेंड नहीं करती है। ठीक है, डी पे डिपेंड नहीं करती है, मतलब अगर आप स्क्रीन को मूव करो या ना करो उस पर डिपेंड नहीं करती है, तो इसमें कोई चेंज नहीं आएगा एंगुलर सेपरेशन में। बात आती है अगर लीनियर सेपरेशन की बात करें, तो लीनियर सेपरेशन ऑफ द फ्रिंजेस मतलब क्या है कि जो फ्रिंज विड्थ है, तो फ्रिंज विड्थ कितना होती है? लैम्डा कैपिटल डी बाई स्मॉल डी, यही तो होती है फ्रिंज विड्थ। ठीक है, यही तो फ्रिंज विड्थ होती है। तो इसमें से अगर आप देखो कि ये कैपिटल डी पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो रही है, मतलब कैपिटल डी मतलब ये वाली जो डिस्टेंस है, ये यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट का ये स्लिट से
इसका डिस्टेंस, स्क्रीन का डिस्टेंस, ये है कैपिटल डी। अगर इसको मैं बढ़ाऊंगा तो हमारी फ्रिंजेस की जो विड्थ है वो बढ़ते जाएगी, मतलब लीनियर सेपरेशन ऑफ द फ्रिंजेस जो है वो इंक्रीज होते जाएगा। सो यहाँ पे हम लिख सकते हैं लीनियर सेपरेशन ऑफ द फ्रिंजेस इंक्रीजेस। कहाँ पे लिखा है? ऑप्शन डी। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, लीनियर सेपरेशन ऑफ द फ्रिंजेस इंक्रीजेस। समझ में आ रही है? थोड़ा ही कंसेप्ट है इसमें। क्वेश्चन नंबर 323 का क्वेश्चन, आफ्टर पासिंग थ्रू ए पोलराइजर अ लीनियरली पोलराइज्ड लाइट ऑफ इंटेंसिटी I is incident on a analyzer making an angle 30 degree with the polarizer. The intensity of the light emitted from the analyzer will be simple यहाँ पे Malus लॉ का क्वेश्चन पूछ दिया गया है। ये जब मैं टॉपिक पढ़ाया था लॉ ऑफ मैलस या फिर मैलस लॉ, यहाँ पे मैं कहा था कि इसका जो फॉर्मूला या फिर इसका जो हमने इक्वेशन देखा था I इक्वल्स टू I0 कॉस स्क्वायर थीटा, इस पे बेस्ड डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है खासकर नीट के एग्जाम में। ठीक है, ये मैं आपको बताया था, वही किया गया है। देखो 23 में ही पूछा गया था। क्या कह रहा है कि एक पोलराइजर है, ठीक है, यहां से अनपोलराइज लाइट आ रही है, अनपोलराइज लाइट आ रही है, पोलराइजर से गुजरने के बाद पोलराइज हो गई, और अभी जो इसकी इंटेंसिटी है वो है आई। पोलराइजर से गुजरने के बाद इसकी इंटेंसिटी है आई। ठीक है, ये पोलराइज लाइट हो गई, लीनियरली पोलराइज लाइट। अब ये गुजर रही है एक एनालाइजर से जो है पोलराइजर के 30 डिग्री के एंगल पे। इसके एंगल कितनी है? 30 डिग्री। अब यहां से सपोज ये गुजर रही है और इसको हम मान लेते हैं आई डैश। राइट, ये तो फॉर्मूला होती है ना, ये तो फॉर्मूला होती है, इसको आप ऐसे लिख के रखो। ठीक है, अब इसको हम मान लेते हैं क्या? आई डैश। अब ये आई डैश कितनी होगी वो पूछा है, तो आई डैश विल इक्वल्स टू आई इंटू कॉस स्क्वायर, कितना है? 30 डिग्री। कॉस 30 की वैल्यू √3/2, सो आई इंटू √3/2 का स्क्वायर बोले तो आई इंटू 3/4, मतलब 3i/4 हम लिख सकते हैं। ठीक है, कंफ्यूज ये नहीं होना, ये आई क्या है? यहां पे दिया गया है इंटेंसिटी आई, कब? पोलराइजर से गुजरने के बाद, मतलब लीनियरली पोलराइज जब हो गई एक अनपोलराइज लाइट, इसकी इंटेंसिटी होगी सपोज आई डबल डैश। ठीक है, ये गुजरी है पोलराइजर से, उसके बाद ये आई बनी है। ठीक है, सो ये आई डैश जो है ये क्या है? एनालाइजर से गुजरने के बाद है, तो कितनी हो जाएगी? दैट इज 3i/4। तो ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो रहा है? ऑप्शन 4 इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, मैलस लॉ का यही फंडा है, ये फॉर्मूला आपको याद है। ठीक है, पोलराइजर का नीट का क्वेश्चन आएगा तो या तो ब्रूस्टर्स लॉ या फिर अगर वेव ऑप्टिक्स के इस टाइप का क्वेश्चन आ रहे तो या तो ब्रूस्टर्स लॉ या फिर मैलस लॉ का क्वेश्चन होगा। ओके, बहुत इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 4 22 के पेपर का क्वेश्चन, इन अ यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट a student observes 8 fringes in a certain segment of the screen when a monochromatic light of 600 nanometer wavelength is used. ठीक है, if the wavelength of the light is changed to 400 nanometer then the number of fringes would be observed in the same region of the screen will be. ठीक है, तो नंबर ऑफ फ्रिंजेस का या फिर हम y जो हम जानते हैं वो क्या जानते हैं? राइट, दैट इज n लैम्डा कैपिटल D बाई स्मॉल d, यही तो हम जानते हैं। राइट, यही तो हम लोकेशन ऑफ ब्राइट फ्रिंज बताते हैं, n लैम्डा कैपिटल D बाई स्मॉल d, ये हम बताते हैं। अब देखो यहाँ पे कुछ भी चेंज नहीं किया गया है, मतलब जो कैपिटल D बाई स्मॉल d है दैट इज द फ्रिंज, स्मॉल d क्या है? फ्रिंजेस की लेंथ है, फ्रिंजेस की विड्थ है, और कैपिटल D क्या है? स्क्रीन से जो डबल स्लिट का डिस्टेंस है उसकी डिस्टेंस है कैपिटल D। ठीक है, तो ये हमारे पास ये दोनों क्या है? कांस्टेंट है। चेंज क्या हो रहा है? सिर्फ लैम्डा चेंज हो रही है, उसकी वजह से फ्रिंजेस में कितनी चेंज आ रही है वो। तो यहाँ पे 8 फ्रिंजेस देखने को मिल रहा है फर्स्ट केस में, जब लैम्डा है 600 नैनोमीटर। तो यहाँ से मैं ये कह सकता हूँ कि y1 है n1 लैम्डा 1 कैपिटल D बाई स्मॉल d, y2 क्या है? n2 लैम्डा 2 कैपिटल D बाई स्मॉल d। ठीक है, सो वी कैन सिंपली राइट बाय प्रोपोर्शनलिटी n1 लैम्डा 1 इक्वल्स टू n2 लैम्डा 2।
ये हम लिख सकते हैं N1 पहले बच्चे को कितना दिखा 8 फ्रिंजेस जब इसकी वेवलेंथ थी 600 नैनोमीटर की। N2 कितना होगा जब वेवलेंथ है 400 नैनोमीटर। समझ में आ गई बात? कुछ भी नहीं है क्वेश्चन में, तो N2 इक्वल्स टू 8 इंटू 600 बाई 400। सिंपली 0 0 विल कैंसिल आउट, 8 2 6 यानी कि 12। सो N2 हमारे पास कितना रहेगा 12। तो जब मोनोक्रोमेटिक लाइट की वेवलेंथ हो जाएगी 400 नैनोमीटर, प्रोवाइडेड द डिस्टेंस ऑफ द स्क्रीन एंड द स्लिट डिस्टेंस रिमेन कांस्टेंट, तब जितनी नंबर ऑफ फ्रिंजेस हमें दिखेगी उस पोजीशन पे, दैट इज द 12। N2 कितना दिखेगा 12 हो जाएगा। सो ऑप्शन 3 इज द करेक्ट आंसर। समझ में आ गई बात? क्वेश्चन नंबर 5 पूछा गया है 21 के पेपर में। क्या कह रहा है क्वेश्चन, एक बार समझ लेते हैं। ओके देखो क्वेश्चन ये कह रहा है कि इन यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट इफ द सेपरेशन बिटवीन द कोहेरेंट सोर्सेज इज हाफ and the distance from the screen to of the coherent sources is doubled, okay, then the frequent fringe width will be, fringe width क्या है बीटा जो फ्रिंज विड्थ होती है वो क्या होती है लैम्डा कैपिटल डी बाई स्मॉल डी, ये होती है एक फ्रिंज विड्थ। अब क्या किया गया कि जो सेपरेशन है कोहेरेंट सोर्सेज, मतलब अगर YDSC ये है कोहेरेंट सोर्सेज, ये है स्मॉल डी, इस सेपरेशन को क्या कर दिया गया, सेपरेशन बिटवीन इसको हाफ कर दिया गया, मतलब इसको कर दिया गया d/2, और ये जो लेंथ थी स्क्रीन तक की इसको डबल कर दिया गया ट्वाइस d। ठीक है, तो क्या चेंज आएगा, तो बीटा डैश इक्वल्स टू कितनी हो गई लैम्डा डबल d/2, तो सिंपली 4 लैम्डा कैपिटल d बाई स्मॉल d, दैट मीन्स 4 बीटा आ जा रहा है। तो मतलब जो फ्रिंज विड्थ है बीटा डैश वो कितनी हो जाएगी 4 गुना हो जाएगी पहले के फ्रिंज विड्थ से। सो बीटा डैश इज 4 टाइम्स द ओरिजिनल या फिर प्रीवियस फ्रिंज विड्थ। ओके समझ में आ गई? इतना सही था इस क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 पूछा गया 2020 के पेपर में। क्या कह रहा है क्वेश्चन, द ब्रूस्टर्स एंगल IB फॉर एन इंटरफेरेंस शुड बी। देखो ब्रूस्टर्स एंगल को हम कैसे डिफाइन करते हैं, tan IB क्या है, एंगल ऑफ पोलराइजेशन, और ब्रूस्टर्स एंगल जिसे हम कह रहे हैं दैट इज इक्वल्स टू म्यू, ये हम लिखते हैं। ठीक है, अब इस म्यू की वैल्यू जो है या फिर इस म्यू की रेंज जो है वो कहां से कहां तक होती है, tan की वैल्यू कहां से कहां तक वेरी करती है 1 से इंफिनिटी तक। इतना समझ में आ रहा है? सो म्यू की जो वैल्यू है वो 1 से इंफिनिटी तक वेरी करेगी। ठीक है, मतलब tan IB की वैल्यू भी 1 से इंफिनिटी तक वेरी करेगी, 1 से, इसका रेंज इतना है। अब tan की वैल्यू 1 कब होती है, जब 45 डिग्री होती है, और ये IB के टाइम में IB लिखेंगे हम, और इंफिनिटी कब होती है, जब tan की वैल्यू 90 डिग्री होती है। सिंपल सी बात है। कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो रहा है, ऑप्शन डी करेक्ट हो जा रहा है। तो ये जो पोलराइजेशन एंगल या फिर ब्रूस्टर्स एंगल है वो इंटरफेस के साथ 45 से 90 डिग्री तक होगी, तभी ये ब्रूस्टर्स एंगल हम कहेंगे। इसका ये रेंज है एक्चुअली। समझ में आ गई? क्वेश्चन नंबर 7 जो कि नीट के 2019 में पूछा गया है, काफ़ी इंटरेस्टिंग सा एंड इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। इन अ डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट व्हेन लाइट वेवलेंथ ऑफ 400 नैनोमीटर वाज यूज्ड, द एंगुलर विड्थ ऑफ द फर्स्ट मिनिमा फॉर्म्ड ऑन अ स्क्रीन प्लेस्ड 1 मीटर अवे फाउंड टू बी 0.2 डिग्री। Okay, what will be the angular width of the first minima if the entire experimental apparatus immersed in water? बहुत ही सिंपल सा टेक्निक इसमें यूज करेंगे। हम क्या जानते हैं, पहले जब इसे एयर में रखा गया या फिर जब बाहर किसी मीडियम में नहीं डाला गया, तब इसके एंगुलर विड्थ जो थी थीटा नॉट वो है 0.2 डिग्री। ठीक है, अभी जब पानी में रखा गया तब इसके एंगुलर विड्थ हमें निकालनी है। ठीक है, अब देखो जब थीटा नॉट है 0.2 डिग्री तो इसका फ्रिंज विड्थ के साथ क्या रिलेशन है, देखो बीटा बाई डी होता है, ये हम जानते हैं। ठीक है, और थीटा डब्ल्यू क्या हो जाएगा, बीटा डब्ल्यू
बाई डी। ये डिस्टेंस तो चेंज नहीं हो रहा है, ये 1 मीटर वाला डिस्टेंस है, ठीक है। तो थीटा डब्ल्यू इक्वल्स टू बीटा डब्ल्यू बाई टी। ये क्या है, फ्रिंज विथ इन वाटर जब होल सिस्टम इज पुट इनटू द वाटर, एंड ये नॉर्मल फ्रिंज विथ है, ठीक है। तो यहां से हम बीटा इक्वल्स टू थीटा डी, थीटा नॉट इंटू डी लिख सकते हैं। उससे भी पहले एक और इंटरेस्टिंग सी बात मैं बताने वाला हूं कि जब भी यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंटल का कुछ मॉडिफिकेशन किया जा रहा है, मतलब उसे किसी और मीडियम में डाल दिया जा रहा है, तो हमेशा जो है ये बीटा या फिर थीटा नॉट ये सब डिवाइडेड बाय म्यू आप लिख सकते हो, ठीक है। मतलब जो न्यू फ्रिंज विड्थ है वो दैट विल बी डिवाइडेड बाय म्यू, ये हम लिख सकते हैं। सो मतलब बीटा डब्ल्यू इक्वल्स टू बीटा बाय म्यू इनटू डी। कैसे, वी हैव रिटन बीटा डब्ल्यू इक्वल्स टू बीटा बाय म्यू। ओके, ये बीटा क्या है, ओल्ड फ्रिंज विड्थ, मतलब जो पहले थी जब इसे पानी में नहीं डाला गया था। सो वी कैन पुट इट हियर। सो थीटा डब्ल्यू इक्वल्स टू बीटा बाय म्यू इंटू डी, और बीटा क्या होगी, थीटा नॉट इंटू डी, थीटा नॉट डी बाई म्यू डी। दिस विल कैंसिल आउट। अब आपको पता ही है ये आपको निकालना है। थीटा नॉट आपकी दी गई है 0.2 डिग्री, और म्यू आपके पास दिया गया है वाटर का 4/3, ठीक है। सो दिस विल बी 20/40, 20 इंटू कितना आ जाएगा, 2/40 इंटू 3, 6/40, 0.15, ठीक है। 0.15 डिग्री इज द करेक्ट आंसर। समझ में आ गई बात। क्वेश्चन नंबर 8 पूछा गया 2018 के पेपर में। अनपोलराइज्ड लाइट इज इंसिडेंट फ्रॉम एयर ऑन अ प्लेन सरफेस of a material of refractive index mu. Okay, at a particular angle of incidence I, it is found that the reflected and the refracted rays are perpendicular to each other. Okay, now which of the following options is correct for this situation? Reflected light, यहाँ पे क्या पूछा गया, कौन सा परपेंडिकुलर हो रहा है, रिफ्लेक्टेड एंड रिफ्रैक्टेड रेज आर परपेंडिकुलर। मतलब एक अनपोलराइज्ड लाइट है, ठीक है, जो कि इंसिडेंट हुई है किसी सरफेस पे, और ये जो मीडियम है इसकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है म्यू। अब यहां से क्या होता है, हमें पता है कि एक पार्ट इसकी रिफ्लेक्ट हो जाती है और एक पार्ट इसकी रिफ्रैक्ट हो जाती है। अब ये कहा गया है क्वेश्चन में ये दिया गया है कि रिफ्लेक्टेड और रिफ्रैक्टेड रे के बीच में 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, ठीक है, 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। हमें पता है ऐसे पोलराइजेशन बाय रिफ्रैक्शन होती है, ओके, बाय रिफ्लेक्शन होती है। अब देखो क्या पूछा है, कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट हो रहा है। रिफ्लेक्टेड रे इज पोलराइज्ड विद द इलेक्ट्रिक वेक्टर पैरेलल टू द प्लेन ऑफ इंसिडेंस, और रिफ्लेक्टेड रे इज पोलराइज्ड विद द इलेक्ट्रिक वेक्टर परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ इंसिडेंस, और I इक्वल्स टू साइन इनवर्स 1/μ, I इक्वल्स टू tan इनवर्स 1/μ। कौन सा करेक्ट हो रहा है, देखो अगर हम स्टेटमेंट के देखेंगे तो ये ब्रूस्टर्स लॉ वाला केस है, ब्रूस्टर्स लॉ वाला केस है कि ये जो परपेंडिकुलर हमें दिख रहा है, ये जो 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, ये जो हमारा इलेक्ट्रिक वेक्टर यहाँ पे हमारा पोलराइजेशन हुआ है, ये अनपोलराइज्ड लाइट है, ये पार्शियली पोलराइज्ड हुई है, और ये इलेक्ट्रिक वेक्टर जो है यहाँ पे पोलराइज हुई है। तो हम अगर ऑप्शन में देखें, ऑप्शन हमारे पास क्या है, रिफ्लेक्टेड लाइट is polarized with its electric vector perpendicular to the plane of incidence। plane of incidence क्या है, ये है हमारा plane of incidence, इसके perpendicular यानी कि ये, इसके perpendicular यानी कि सॉरी not this डॉट डॉट आएगा, है ना, डॉट आएगा यहाँ पे, तभी तो परपेंडिकुलर। ये अगर प्लेन है, इस पे मैं ऐसे अगर पेन रखूंगा तो दिस इज परपेंडिकुलर, ठीक है, तो ये हमारा परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ इंसिडेंस ये होगा, ठीक है। ये कब, कौन सा वाला केस है, ये ब्रूस्टर्स लॉ वाला केस है जो मैं कंसेप्ट एरॉन में बताया था। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर।
ठीक है। अब देखो रिफ्लेक्टेड, ऑप्शन ए में अगर देखते हैं आप कि रिफ्लेक्टेड लाइट इज पोलराइज्ड विद द इलेक्ट्रिक वेक्टर पैरेलल टू द प्लेन ऑफ इंसिडेंस, तो नहीं, यहां पे पैरेलल नहीं हो रहा। पैरेलल होती तो हम ये एरो से दिखाते, जो कि मैं पहले मिस्टेकनली दिखाया था, बट ये एरो से नहीं, ये परपेंडिकुलर डॉट होती है, ये पार्शियली पैरेललाइज लाइट होती है, पोलराइज लाइट, पैरेललाइज नहीं, पोलराइज लाइट। ओके, समझ में आ गई बात। 90 डिग्री ब्रूस्टर्स लॉ वाला केस है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे हमने वेव ऑप्टिक्स के नीट में पूछे गए कुछ सवालों को सॉल्व किया है, जिससे आपको ये पता चलेगा कि पैटर्न किस तरह का होता है क्वेश्चन का। तो इसी तरह से लर्नो हब के साथ आप बने रहिए, क्योंकि लर्नो हब फ्री है पर बेस्ट है। सो थैंक्स फॉर बीइंग हियर एंड हैव अ ग्रेट डे।